मास्टर साहब ने दुर्गा को देखकर कहा, मैं तुम्हें बहन कहता था। रोज़ स्कूल जाने से पहले इल्तजा करता था, मेरी बिटिया का ख्याल रखना। तुम अपने धर्म से कहना, क्या तुमने उस बदमाश को मेरे दरवाजे पर आने से रोका था? दुर्गा ने कहा, माफ़ करना भैया, मेरे घर में भी जवान बेटी है। मैं उस बदमाश का रास्ता काटना चाहती तो वो इधर चला आता। मैं तुम्हारे घर का दरवाज़ा बंद रखने के लिए अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मुझे बहन बनाकर उल्टी अकल ना सिखाओ। वो तनतनाती हुई अपनी झोंपड़ी में गई, फिर एक झटके से दरवाज़ा बंद कर लिया। मास्टर ने यहाँ से वहाँ तक देखा, सब अपने अपने घरों में चले गए थे, दरवाजे बंद हो रहे थे। ये बात समझ में आ गई थी कि कमज़ोर लोगों में और कमज़ोर मोहल्लों में अपने अपने दरवाजे को मजबूत रखने के लिए किसी एक आदमी के दरवाजे को कमज़ोर छोड़ा जाता है, ताकि सारी गंदगी उधर जाए, बाकी घर महफूज रहें। उन्होंने झुककर छड़ी उठा ली, उसे टेकते हुए अपने घर के कमज़ोर दरवाजे पर आए। सोचने लगे, बेटी से आंख मिलाऊंगा तो शर्म आएगी, क्या उसे भी शर्म आएगी? उन्होंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। शिकस्ता दीवारों का एक ही कमरा था। शांता ने एक दीवार से दूसरी दीवार तक साड़ी बांधी थी। साड़ी के उस पार पर्दे में खड़ी थी, बाप से नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। बाप ने बड़े कर्ब से कहा, बेटी, आज मेरी कमर और झुक गई है। अगर इस पर्दे का मतलब यह है कि तुम शर्मिंदा हो तो मैं और शर्मिंदा नहीं करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी फिर कभी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वो सर झुकाकर जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। शांता कह रही थी, मैं दरवाजे के उधर कभी नहीं गई, ना इधर किसी को आने दिया, मगर बापू कब तक? दयाल मास्टर चौंक गए। बेटी ने बहुत छोटा सा सवाल किया था, कब तक? इस सवाल के पीछे बहुत सी नाकाबिले इनकार हकीकतें छुपी हुई थीं। पहली हकीकत यह थी कि वो 30 बरस की हो चुकी थी। जब वो 14 बरस की थी तब से लड़का तलाश किया जा रहा था। जब वो 25 बरस की हुई तो माँ थक हार कर मर गई। उसके बाद और 5 बरस बीत गए। आखिर कब तक? दूसरी हकीकत यह कि इस अरसे में बस्ती की 4 लड़कियां किसी न किसी के साथ भाग गई थीं। कितनी ही लड़कियां अपने घरों में किसी न किसी के साथ पकड़ी गई थीं। शांता ने आज तक पकड़े जाने का काम नहीं किया था, लेकिन कब तक? बाप बरामदे में छज्जे के नीचे सोता था, बारिश की बौछार में भीगता था, सर्दी के मौसम में ठिठरता रहता था, और बेटी बड़े दुख से पूछती थी, ऐसा कब तक होगा? बाप के हाथों में कब तक तवानाई रह सकती है? वो दुश्मन को कमज़ोर हाथों से कब तक मार सकता है? आखिर थक गया था, छड़ी हाथ से छूट गई थी। वक्त का पूरा पूरा हिसाब रखना चाहिए कि कोई सा भी काम कब तक हो सकता है। जब माँ बाप लड़का तलाश करते करते हार जाते हैं और वक्त कब तक से आगे निकल जाता है, तो लड़कियां घर की दहलीज फलांग कर किसी के साथ भी निकल भागती हैं, खा वो रघु बदमाश ही क्यों ना हो। दयाल मास्टर छड़ी टेकते हुए बाहर आ गए। बेटी के सवाल में चैलेंज था कि वो बहकते भड़कते जज्बों के हजूम में कब तक रघु का रास्ता रोकेगी। ये तो बाप रोक सकता है, एक दामाद लाकर या रघु को बस्ती से निकाल कर। वो बाहर आकर बोले, बेटी दरवाज़ा बंद कर ले, मैं अभी आता हूँ। वो छड़ी टेकते हुए गली से गुजरने लगे, सर उठाकर दाएं बाएं यूं देखते हुए जाने लगे जैसे लड़का ढूंढ रहे हों। इस गली में, शांति टाउन की पूरी बस्ती में कोई तो लड़का होगा, फिर पूरा भोपाल कदमों तले था। यहाँ से वहाँ तक पूरा हिंदुस्तान था। स्कूल मास्टर की एक ही बेटी के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक लड़का नहीं मिल सकता था। उसके लिए चलते रहने की ज़रूरत थी। वो सोच रहे थे, अब ज़िंदगी के बाकी दिन चलते रहेंगे। यहाँ कोई लड़का ना मिला तो बेटी को साथ लेकर दामाद यात्रा के लिए पूरे हिंदुस्तान की धरती पर चलेंगे। ऐसा भी क्या अंधेर है कि एक दामाद ना मिले? ज़रूर मिलेगा। वो सीधे थाने आए। पहले रघु का रास्ता रोकना ज़रूरी था। थानेदार उन्हें देखते ही कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते मास्टर जी, आपने यहाँ आने का कष्ट किया। मुझे हुक्म देते मैं चला आता, बल्कि आने ही वाला था। अभी वो रघु बदमाश आया था। क्या ये सच है कि आपने उसे खूब मारा है और वो चुपचाप मार खाता रहा है? थानेदार ने एक कुर्सी खींचकर उन्हें बड़े अदब से बिठाया। वो बोले, मैंने उसे छड़ी से मारा है। मेरे बूढ़े हाथों में और शक्ति होती तो और मारता। वो लुफंगा मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया था। थानेदार ने कहा, यही सवाल मैंने रघु से किया था। उसने जवाब दिया, किसी भी घर में जवान लड़की हो तो उसका रिश्ता मांगने अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। रघु चाहे कितना ही बुरा हो, कानून के मुताबिक और धर्म के अनुसार वो आपके दरवाजे पर आकर रिश्ता मांगने का हक रखता है। आप तो महान हैं मास्टर जी,
हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और समझा है। हम आपको क्या समझाएं? बुरे के साथ आपको बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप ठंडे दिलो दिमाग से इनकार कर देते। वो बदमाशी पर आता तो मैं उसे हवालात में बंद कर देता, मगर ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि आपने कानून को हाथ में लिया है। वो थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठे रहे, फिर सर हिलाकर बोले, गुस्से में भूल हो गई है। मैं भूल गया था कि एक स्कूल मास्टर भी हूँ। उस समय गुस्से में सिर्फ लड़की का बाप रह गया था। मुझे आंखों के सामने एक कुत्ता दिखाई दे रहा था जो मेरी बच्ची को काटने आया था। मैं कुत्ते को मार रहा था, रघु को नहीं। फिर भी मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगे। थानेदार उनके शाने पर थपकते हुए कहने लगा, मास्टर जी हौसला रखिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो आंसू पोंछते हुए बोले, मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मगर कब तक? हौसला रखने के लिए मेरी कितनी उम्र रह गई है? आज या कल मेरी आंख बंद हो जाए तो तुम कह सकोगे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आखिर हिम्मत ना हारने की एक मुद्दत होती है। ये मुझे समझा दो, कब तक हौसला रखना चाहिए? मैं आपके गंभीर मसले को समझता हूँ। शांता मेरी बहन है, मैं उसके लिए लड़का ढूंढ न सका। इज़्ज़तदार मास्टर की बेटी के लिए जिस इज़्ज़तदार लड़के पर नज़र पड़ती है वो दहेज मांगता है। शांति टाउन की झोंपड़ी पट्टी का नाम सुन के मुँह बनाता है। दयाल मास्टर ने पूछा, आज तुम मेरी बेटी को बहन क्यों कह रहे हो? थानेदार ने अपनी कुर्सी पर जाकर बैठने के बहाने मुंह फेर लिया, फिर कुर्सी पर बैठकर कहा, पता नहीं आप सुबह से शाम तक कितने लड़के देखते हैं और कितनों से आस लगाते हैं। मैं अपनी बात साफ कर दूं, मेरा रिश्ता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बेटी से हो चुका है। आईजी साहब मुझे बहुत मानते हैं। मास्टर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुबारक हो बेटे, शादी के बाद फ़ौरन तरक्की होगी। इंस्पेक्टर से डीएसपी फिर एसपी बनोगे। अब तो तरक्की तुम्हारा मुकद्दर बन गई। एक दिन तुम अपने ससुर आईजी साहब की कुर्सी पर जा बैठोगे। मैं तुम्हें ताने नहीं दे रहा हूँ। ज़िंदगी में बड़े से बड़ा चांस लेना हर जवान लड़के का हक है। तुम ये चांस ना लेते तो कोई और ले लेता। पता नहीं आईजी साहब के यहाँ रिश्ते मांगने वालों की कितनी भीड़ होगी। पता नहीं ये चंद लड़कियों वाले किस तरह इज्जत व आबरू के साथ लड़कों का बाजार लगाते हैं। खुश रहो बेटे, खुश रहो। वो छड़ी टेक कर जाने लगे। उसने कहा, मास्टर जी, मैंने रघु को वार्निंग दी है, वो फिर आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। तुम्हारी मेहरबानी है बेटे, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरे यहाँ अच्छा ना आए तो बुरा भी ना आए। वो थाने से बाहर आकर हाँफने लगे जैसे सदियों से चलते आ रहे हों। अभी तो उन्होंने एक कोना देखा था, जबकि पूरा हिंदुस्तान देखना बाकी था। पता नहीं वो और किस कदर हाँफने और कितनी बार थक कर गिरने वाले थे। रघु फैक्ट्री की दीवार से टेक लगाए चरस का दम लगा रहा था। उसके 4 हवारी ज़मीन पर बैठे ताश खेल रहे थे। उसने मास्टर को आते देखकर एक हवारी से पूछा, अबे ओ छेदीलाल, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करते हैं? छेदीलाल ने पत्ते फेंटते हुए कहा, उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। रघु ने एक कश लेकर पूछा, कोई चीज़ मांगने से ना मिले तो क्या करते हैं? जवाब मिला, छीन लेते हैं। दयाल मास्टर सामने से गुजर रहे थे। उसने चर्च का धुआं उनकी तरफ छोड़ते हुए कहा, क्या छोकरी है बाप, पटाखा है पटाखा। जिधर से पकड़ो उधर से जवानी ठा ठा बोलेगी। माँ कसम, उसे ना उड़ाया तो रघु नाम नहीं। वो बोल रहा था, मास्टर के दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। वो तेज़ कदम बढ़ाते हुए उससे दूर हो रहे थे, गुस्सा बर्दाश्त कर रहे थे, खुद को समझा रहे थे। इसे पत्थर मारूंगा तो दुनिया मुझे पागल कहेगी। भगवान, ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। मेरी बेटी मेरे लिए गाली बन रही है। ये जहाँ भी मिलेगा ऐसे ही बोलता रहेगा। मैं कब तक गाली सुनता रहूँगा? वो घर जाने वाले थे, रास्ता बदलकर स्कूल के अहाते में आ गए। बच्चों की छुट्टी होने वाली थी। वो हेड मास्टर साहब के कमरे में आए। उसने देखते ही पूछा, दयाल जी, खैरियत तो है? बेटी बीमार है, आप छुट्टी लेकर गए थे फिर वापस आ गए। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोले, बहुत लंबी बीमारी है। जब से वो 16 बरस की हुई तब से बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरा खाना पीना और सोना हराम हो गया है। किस डॉक्टर का इलाज हो रहा है? इलाज तो है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ मेरी बेटी के नसीब में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है दूसरे शहर में उसके नसीब से कोई मिल जाए, और मिलने में ना जाने कितना वक्त लगे। मैं नौकरी छोड़कर अपनी जमा पूंजी लेकर जाना चाहता हूँ। दयाल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे भोपाल में एक से एक डॉक्टर पड़ा है, वो सब बीवी बच्चों वाले हैं। हैं? हेडमास्टर ने उन्हें चौंक कर देखा। उन्होंने कहा, शांता 30 बरस की हो रही है, 16 बरस से हिसाब कीजिए।
वो बाप के दिमाग का फोड़ा बन गई है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर आता तो वो फिंसी से फोड़ा ना बनती। हेडमास्टर ने सर झुकाकर कहा, ओह, समझा। आपकी परेशानी आज के हर माँ बाप की परेशानी है, मगर मैं आपको स्कूल छोड़ने नहीं दूंगा। जो आपकी जमा पूंजी है वो एक दिन बेटी की शादी के लिए काम आएगी। आप एक माह की तनख्वाह लेकर शांता को उसके ननिहाल ले जाएं। भगवान ने चाहा तो वहाँ उसका रिश्ता आ जाएगा। दयाल मास्टर ने सर झुकाकर सोचा, रघु से बचाने का यही रास्ता है। उसे कुछ दिनों के लिए कबीर मामा के घर छोड़ देना चाहिए। वो अपने मामू और नानी के साए में रहेगी। मैं उसकी तरफ से मुतमईन होकर दिन रात लड़का तलाश करूँगा। जितने अहबाब और शनासा एक स्कूल मास्टर की हैसियत से मेरी इज्जत करते हैं, मैं उन सब के घर जाऊँगा। उनसे हाथ जोड़कर कहूँगा कि अगर उनके घर में लड़का नहीं है तो शांता को अपनी बेटी समझकर वो भी लड़का ढूंढने निकल पड़ें। एक दामाद के लिए इज्तमाही तौर पर मुहिम चलाने की ज़रूरत है। वो उठकर जाने लगे। हेडमास्टर ने कहा, दयाल जी, हम सब मास्टर हैं, बच्चों को सच बोलने की तालीम देते हैं, मगर मैं आपसे एक झूठ बोलने की इल्तजा करता हूँ। झूठ? कैसा झूठ? मैंने शांता को अभी कुछ दिन पहले देखा है। वो 30 बरस की नहीं लगती। आप 10 बरस कम कर दें और घर जाकर देखें, वो 20 बरस की दिखाई देगी। मास्टर ने सोचती हुई नज़रों से देखा। हेडमास्टर ने कहा, हाँ, ज़रा सोचिए। आप बेटी की उम्र बताकर रिश्ते बुलाते नहीं, भगाते हैं। हम सच की तालीम देने वाले आज भी सच्चे हैं, कल भी सच्चे रहेंगे, लेकिन एक बदनसीब के नसीब संवारने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। अगर है तो आप पापी बनकर बेटी के लिए पुण्य करें। वो छड़ी टेकते हुए और सोचते हुए स्कूल से बाहर आए। इतना बड़ा झूठ हलक से नहीं उतर रहा था। एक बनिया भी तोलने में 10 सेर कम नहीं करता, बल्कि 10 चिटांक भी कम तोले तो पकड़ा जाता है। मैं 10 बरस कम करके बेटी का मजाक बनवा दूंगा। भला कौन यकीन करेगा? मैं हिसाब सिखाने वाला मास्टर हूँ। अच्छी तरह समझता हूँ 30 का हिंसा कभी 20 का हिंसा नहीं बन सकता। वो चलते चलते रुक गए। मेन रोड के चौराहे पर एक फिल्म का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। रेखा और हीमा मालिनी बड़ी तौबा शिकन अदाओं के साथ नजर आ रही थी। दयाल मास्टर 20 बरस पहले फिल्में देखा करते थे। स्कूल में मास्टर हुए तो सिनेमा घर की तरफ जाना छोड़ दिया, क्योंकि शागिर्दों पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। उन्होंने सोचा, कितने ताज्जुब की बात है, मैंने 20 बरस पहले रेखा और हीमा मालिनी को देखा था। वो तब भी 16 बरस की हीरोइनें थीं। आज भी अल्लड़ कुंवारी और दोशीज़ाओं के रूप में आती हैं। क्या इनकी उम्रें आगे नहीं बढ़ती? उन्होंने सर उठाकर गौर से बैनर को देखा, फिर आगे बढ़ते हुए बुड़बुड़ाने लगे। हेडमास्टर साहब ने मुझे 10 बरस कम करने को कहा। ये दोनों 20 बरस कम कर चुकी हैं। आज भी सारा हिंदुस्तान इन्हें कुंवारी और कमसिन मानता है। इसी हिंदुस्तान में मेरी बेटी रहती है। मैं अगर 10 बरस कम कर दूं तो लोग ज़रूर मान लेंगे। हेडमास्टर ने बड़े तजर्बे की बात समझाई है। उन्हें ऐसी मुसर्रतों का एहसास हुआ जैसे वो हारी हुई बाजी जीतने वाले हों। दरअसल वो मास्टरी करते आए थे, मास्टर बनकर सच बोल देते थे। पहले ही कसाई बनकर वो 2 दिन के बासी गोश्त को कसम खाकर ताज़ा कह देते तो अकल के अंधे उसे ताज़ा समझ कर ले जाते। इस बात को सिर्फ वो और उनके स्वर्गवासी धर्मपत्नी जानते थे कि मियाँ बीवी की जज्बाती फैक्ट्री में शांता किस तारीख, किस माह और किस साल में तैयार हुई थी। दूसरा कोई सही तारीख नहीं जानता था। शांता की पेशानी पर मैन्युफैक्चरिंग डेट की मोहर नहीं लगी थी। एक बाप जो तारीख़ पैदाइश बताएगा वही दुनिया को मानना होगी। वो बड़े मुतमईन, बड़े आसूदा से होकर झोंपड़ी की तरफ दरवाजे पर आए। आवाज़ दी, बेटी दरवाज़ा खोलो। अगर दरवाज़ा खुला भी होता तो वो दूर से खांसते खनकारते आते थे, ताकि वो हाथ पांव फैलाकर लेटी हो तो उठकर बैठ जाए, बदन के कपड़े दुरुस्त कर ले। शांता ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने वहीं खड़े ही खड़े पहली बार उसे पूरी तवज्जो से देखा। उसके चेहरे की मासूमियत और ताजगी रोज़े अव्वल जैसी थी। जो लड़कियां बहकती भटकती हैं, किसी से यारी करती हैं, पक्की पक्की बातें करती हैं, उनके चेहरों पर पक्कापन आ जाता है। वो बदन से भी सख्त और पक्की लगती हैं। शांता सेहतमंद थी मगर नाजुक और कोमल सी थी। उसके चेहरे पर नूर था। वो ऐसी गीता और रामायण थी जिसे सिर्फ बाप की मुकद्दस निगाहें पढ़ती आई थीं। अभी वो जज्बाती नावल की तरह बाजारी निगाहों की सान पर नहीं चढ़ी थी, इसीलिए साफ़ व शफाफ और तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। बापू, ऐसे क्या देख रहे हो, अंदर आ जाओ। वो चौंक गए, जल्दी से अंदर आ गए। दरवाज़ा बंद करते हुए बोले, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा सच बोलना सिखाया है। अगर झूठ बोलने को कहूँ तो बोलोगी? झूठ बोलना तो पाप है। अगर मेरी जान जा रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से जान बचती हो
तो क्या करोगी? फिर तो मैं हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगूंगी और झूठ बोल दूंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लकड़ी की चौकी पर बैठ गए। फिर हिचकिचाते हुए बोले, मैं आज तक सिर्फ बाप की नज़रों से तुम्हें देखता रहा। माँ बनकर देखता और सोचता तो बहुत पहले ही तुम्हारी तारीख़ पैदाइश बदल देता और तुम्हें अच्छी तरह सिखा पढ़ा देता कि तुम 30 की नहीं 20 बरस की हो। ये क्या कह रहे हो बापू? वो सामने आकर नीचे चटाई पर बैठ गई। जो आज तक ना समझ सका वही कह रहा हूँ और समझा रहा हूँ। मेरी बेटी में किसी बात की कमी नहीं है, बल्कि ज़्यादती है। उम्र ज़्यादती कर रही है। 30 की गिनती पढ़कर आने वाले रिश्ते दूर ही से वापस हो जाते हैं। शांता ने एक गहरी सांस लेकर सर को झुका दिया। वो कह रहे थे, मैं हर पहलू से सोच रहा हूँ, यहाँ मेरे सच ने गड़बड़ कर दी है। हमारा झूठ काम नहीं आएगा। मैं ये मोहल्ला, ये भोपाल शहर छोड़ दूंगा। कल शाम की गाड़ी से हम रायपुर जाएंगे। तुम्हारी नानी और मामू राजी खुशी तुम्हारी उम्र छुपाएंगे। ननिहाल में तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं है। मैं यहाँ से छुट्टी लेकर जाऊँगा। रायपुर के स्कूल में कहीं मुलाजमत मिल ही जाएगी। यहाँ आकर स्कूल से अपनी जमा पूंजी ले जाऊँगा। 20,000 रुपये ज़रूर मिलेंगे। ये झोंपड़ी प्लाट के साथ 5,000 में बिक जाएगी। जब रायपुर में महल्ले महल्ले खबर फैलेगी कि स्कूल मास्टर की एक सुंदर सी बेटी है, 10 जमातें पास है, उम्र 20 साल है और अपने साथ 20,000 रुपये नकद लाएगी, तो तुम देखना रिश्ता मांगने वालों की भीड़ लग जाएगी। शांता ने इत्मीनान की सांस ली। उसने बाप से सवाल किया था, कब तक? और कब तक वाली मुद्दत एक झूठ से ख़त्म हो रही थी। इस झूठ से जवानी के सच्चे ख्वाब पूरे होने वाले थे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, वो झूठ बोलकर गुनाहों से भी बच सकती थी। बरसों से वो शैतानी ख्यालात और जज्बात से लड़ती आई थी। हर रात करवटें बदलते बदलते गीता के श्लोक पढ़ते पढ़ते खुद को पुरसकून रखने का आदी बनाया था। ऐसे में रघु ने आकर फिर उसके जज्बात को भड़काना शुरू किया था। वो सोचती थी, रघु किसी रात झोंपड़ी में आ जाए तो वो कुछ नहीं कह सकेगी, बापू को भी आवाज़ नहीं दे सकेगी। आने वाला उसके साथ कैसा सलूक करेगा, यही सोच सोच कर बदन जलने लगता था। वो ऐसी थी कि बहकने का मौका मिलता तो बहक जाती, संभलने का यकीन आता तो संभल जाती। बाप ने यकीन दिलाया था एक झूठ उसे गुनाहों से निजात दिला सकता है, लिहाजा वो किसी हीलो हुज्जत के बगैर झूठ बोलने पर राज़ी हो गई थी। बाप बेटी के पास ज़्यादा सामान नहीं था। चंद कपड़े, खाने के बर्तन और किताबें थी। राशन कभी जमा नहीं होता था। रोज़ आता था, रोज़ खा लेते थे। उन्होंने रात को कपड़े और किताबें समेट कर गठड़ी बांध ली। मैले कपड़े अलग रखे ताकि धोकर ले जाएं। दयाल मास्टर बाजार जाकर साबुन ले आए। रात 10:30 बजे तक बाप अपने कपड़े धोता रहा, बेटी अपने धोती रही। धोने के बाद वो अपने कपड़े बाहर एक रस्सी पर लाकर फैलाता था। घर के अंदर बेटी दूसरी रस्सी बांधकर अपने कपड़े सूखने के लिए डाल देती थी। चूँकि उनके पास इस्त्री नहीं थी, इसलिए धोने के बाद कपड़े नहीं निचोड़ते थे। निचोड़ने से शिकनें पड़ जाती थीं। यूं ही गीले कपड़े फैला देते थे जिनमें से पानी टपकता रहता था। रघु का हवारी रात के अंधेरे में 2 बार झोंपड़ी के पास से गुजर कर गया था। फैक्ट्री की दीवार के पास रघु और दूसरे साथी आग जलाकर ताप रहे थे और एक बोतल से अपने अपने गिलास में शराब लेकर पी रहे थे। रघु दूसरी बोतल से मुंह लगाकर पी रहा था। उसने आने वाले से पूछा, क्यों बेछेदी, क्या खबर लाया? गुरु, दोनों अभी तक जाग रहे हैं। छेदी ने अपने हिस्से का गिलास उठा लिया। रघु ने बोतल मुंह से हटाकर कहा, साला रोता हुआ जाता है और मरने की खबर लाता है। और उन बाप बेटी को क्या हुआ है, आज रात इतनी देर से क्यों जाग रहे हैं? मैं पहली बार गया तो कपड़े धो रहे थे, दूसरी बार झोंपड़ी के बिल्कुल करीब गया। मेरा नाम छेदी है। मैंने एक छेद से झांक कर देखा, दोनों भात खा रहे थे और कल शाम की गाड़ी से रायपुर जाने की बातें कर रहे थे। रघु ने एक तरफ थूकते हुए कहा, बुढ़ा उस चिड़िया को यहाँ से उड़ाना मांगता है, मगर कल शाम बहुत दूर है। मैं आज ही छोकरी की ऐसी की तैसी कर दूंगा। वह चुप होकर सुनने लगा। फैक्ट्री का घड़ियाल टन टन की आवाज़ से 12 बजा रहा था। वो बोतल हाथ में लिए इधर से उधर जाने लगा। एक ने कहा, गुरु, अगर पकड़े गए तो वो थानेदार बहुत मारेगा। वो तुम्हें कैसी तड़ी दे रहा था? उसने बोतल से मुंह लगाकर चंद घूंट पीने के बाद कहा, मास्टर इसलिए थाने गया था कि अभी उसकी इज्जत है। इज्जत चली जाएगी तो किसी को मुंह दिखाने नहीं जाएगा। कुछ बोलेगा तो बेटी छनाल कहलाएगी। साला मास्टर मेरे पास हाथ जोड़ने आएगा। छोकरी पटाखा है, मेरे सीने में घुस गई है। मास्टर बोलेगा तो मैं उसे साल 6 महीने के लिए रख लूँगा, बाद में अच्छे दाम मिल जाएंगे। कोई 1.25 घंटे में बोतल खाली हो गई।
उसने बोतल को एक तरफ फेंकते हुए कहा, चलो। सब इकट्ठे होकर खड़े हो गए, उसके पीछे चलने लगे। वो दबी दबी आवाज़ में समझा रहा था, तुम लोग बुढ़े को काबू में कर लेना, मैं अंदर जाके छोकरी से निमट लूँगा। वो झोंपड़ियों के दरमियान से दबे पांव गुजरते हुए अपने टारगेट तक पहुंच गए। दयाल मास्टर बरामदे में बिस्तर बिछा कर लेटे हुए थे। नींद नहीं आ रही थी। नए सिरे से बेटी की ज़िंदगी शुरू करने के सिलसिले में सोच रहे थे। जो मंसूबा बनाया है उसके हर पहलू पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए ताकि कहीं कोई खामी न रहे, वरना आगे चलकर बेटी का सुखी संसार बर्बाद हो जाएगा। वो सोचते सोचते चौंक गए। आहट सी सुनाई दी, यूं लगा जैसे आसपास कोई है। उन्होंने उठते हुए पूछा, कौन है? वो आगे कुछ न कह सके। सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। आंखों के सामने तारे नाच गए, सर चकरा गया, फिर उन्हें होश न रहा। वो एक तरफ ढलक गए। छेदी लाल ने सरगोशी में पूछा, अबे कहीं हत्या तो नहीं कर दी? दूसरे ने मास्टर की नाक के पास हाथ रखा, फिर दिल पर हाथ रखा, उसके बाद कहा, जिंदा है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। रघु ने उनके दरमियान झुककर कहा, यह किसी भी वक्त होश में आ सकता है। इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दो, आंखें भी कपड़े से बांध दो। ये ना कुछ देखेगा ना बोलेगा। उठना चाहेगा तो तुम दबोच के रखना। शांता ने अंदर से पूछा, बापू कौन है, कोई आया है क्या? रघु दबे कदमों दरवाजे के पास आकर बोला, मैं हूँ रघु, दरवाज़ा खोल दे। शांता का दिल धक से रह गया। वो सीने पर हाथ रख कर बोली, बापू कहाँ हैं? मास्टर आराम से सो रहा है। तू झूठ बोलता है, तूने कुछ किया है। बापू गहरी नींद नहीं सोते, मेरी एक आवाज़ पर उठ जाते हैं। बापू बापू, वो आवाज़ें देने लगी। रघु ने काम बिगड़ते देखकर दरवाजे पर एक जोर की लात मारी। झोंपड़ियों के दरवाजे और दीवारें महज पर्दे के लिए होते हैं। एक लात पड़ते ही दरवाज़ा खुल भी गया, आधा टूट भी गया। शांता के हलक से चीख निकली। रघु ने एक हाथ से उसे काबू में किया, दूसरे हाथ से मुंह दबाया। वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। रघु ने परेशान होकर पूछा, क्या कर रही है? दिन को मुस्कुराकर बोल रही थी, अभी मौका मिला है तो नखरे दिखा रही है। वो मुंह पर से उसका हाथ हटाकर बोली, कमीने बदमाश, तू मुझे बाजारी समझ के आया है? मैं जान दे दूंगी पर इज्जत नहीं दूंगी। मैं आखिरी बार समझाती हूँ, भाग जा, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर। उसकी बात पूरी होने से पहले रघु ने मुंह पर हाथ रख दिया। आहिस्तगी से पुकारा, छेदीलाल इधर आ, साली कुतिया की तरह भौंक रही है, जल्दी आ। वो दौड़ता हुआ आया। रघु ने कहा, कपड़ा ला के मुँह में ठूंस दे। एक दीवार से दूसरी दीवार तक साड़ी बंधी हुई थी। छेदीलाल उसे खींच कर ले आया। रघु ने हाथ हटाकर शांता से कहा, मुंह खोल। वो होंठों को सख्ती से बंद करके इनकार में सर हिलाने लगी। रघु ने ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर गला दबाया तो चीख निकल गई। चीखने के दौरान मुंह खुला तो छेदीलाल ने साड़ी का एक कोना उसके मुंह में ठूंस दिया। रघु गुस्से से बोला, अबे हराम के पिल्ले, इतनी बड़ी साड़ी कैसे घुसाएगा और मुंह कैसे बांधेगा? गुरु, इधर इसके बाप के साथ भी यही किया है। उसकी धोती का एक कोना मुंह में ठूंस दिया, बाकी धोती को उसकी गर्दन तक लपेट दिया। आंख भी बंद, मुंह भी बंद, ये भी ना देख सकेगी ना बोल सकेगी। उसने बोलते रहने के दौरान शांता के पूरे चेहरे को गर्दन तक साड़ी से लपेट दिया। रघु ने उसे दोनों बाजुओं में उठाया। वो हाथ पांव मार रही थी, मुंह से ऊं ऊं की हल्की हल्की आवाज़ निकल रही थी। वो उसे चटाई पर डालते हुए बोला, छेदी बाहर जा, कोई भी अंदर आने को मांगे तो साले को चाकू मार देना। छेदी बाहर चला गया। वो शांता के छुपे हुए चेहरे के करीब मुंह ले जाकर बोला, ये हाथ पांव मारना छोड़ दे, ज़्यादा रंग में भंग डालेगी तो मेरे आदमी आकर तेरे हाथ पांव बांध देंगे। मैं अभी अकेला हूँ, क्या तू सबके सामने राजी होगी? वो तड़पना और जद्दोजहद करना भूल गई। ये कैसे गवारा करती कि दूसरे तमाशा देखने आए। रघु ने उसके गिरेबान को पकड़ा, फिर एक झटके से खींचा। चर की आवाज़ के साथ गिरेबान का एक हिस्सा फटकर उसके हाथ में आ गया। शांता ने लरस कर दिल में कहा, माँ जगदम्बे मेरी रक्षा कर। गिरेबान का वो फटा हुआ हिस्सा रघु की मुट्ठी में यूं था जैसे फातेह के हाथ में परचम लहरा रहा हो। उसी लम्हे उसके हलक से करा निकली, हाथ से कपड़े की धज्जी छूट गई। उसने दूसरी बार सांस ली, फिर घबरा कर दोनों हाथ नाक और मुंह पर रख लिए। एक जलती हुई आग महसूस हो रही थी जो नाक से होकर हलक से गुजरकर कलेजे तक पहुंच रही थी। मुंह और नाक पर हाथ रखने के बावजूद सर चकरा गया। वो इधर से उधर लड़खड़ा रहा था, वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैदान छोड़कर भागने में बेइज्जती समझ रहा था। अभी समझना चाहता था यह अचानक क्या हो रहा है। दूर दूर तक औरतों और बच्चों के चीखने की आवाज़ें आईं और आते आते चंद सेकंड में ख़त्म हो गई थी।
कितने ही भागने वाले चंद कदमों के बाद ही धप से ज़मीन पर गिरने की आखिरी आवाज़ सुना चुके थे। तब रघु की समझ में आया कि उस अकेले पर नहीं, पूरी बस्ती पर कोई बला आई है। वो ताज़ा हवा के लिए बाहर की तरफ लपका, मगर लड़खड़ा कर आधा अंदर और आधा दरवाजे के बाहर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी आंखें जल रही थीं। उन आंखों से इस कदर पानी बह रहा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे नाज था कि उसका जिस्म फौलाद है। उस फौलाद में अब खड़े होने की सकत नहीं रही थी। वो किसी तरह घसीटता हुआ बाहर आया। सीने के अंदर आग लगी हुई थी। वो सांस लेना नहीं चाहता था, मगर कब तक रोक सकता था। अंदर की जलन को बाहर निकालना नहीं चाहता था और बाहर की ताज़ा हवा फेफड़ों तक पहुंचाना चाहता था। उसे खुशफहमी हुई, इस बार ताज़ा हवा मिलेगी। उसने ज़ोर की सांस खींची। वो ज़िंदगी की आखिरी तकलीफ़ थी। उसकी गर्दन एक तरफ घूम गई। उसने आखिरी बार कमरे के अंदर लालटेन की रोशनी में शांता को देखा। वो चटाई पर उसी तरह पड़ी हुई थी। उसका हसीन और पुरशबाब जिस्म बुला रहा था, आओ, तुम लोग कितने शेज़ोर और मगरूर होते हो, गरूर में मौत को भूल जाते हो। कहाँ है जवानी की मस्ती और ताकत का जोश? आओ,